हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। जावा के ट्यूटोरियल में आज हम लोग देखेंगे क्लास, ऑब्जेक्ट एंड मेथड। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट ही मेन कंसेप्ट है जावा का, क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब तक आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो जावा का प्रोग्राम समझने में दिक्कत आएगी। तो जावा का प्रोग्राम अगर बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट को बेहतर तरीके से पढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है। काफ़ी शॉर्ट वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मेन चीज़ पे ज़रूर फोकस करूंगा। तो पहले आता है क्लास पे, ठीक है। ये जो क्लास है ना, क्लास को बोला जाता है कि ये ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। क्लास क्या होता है? ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। और ऑब्जेक्ट का जो भी स्टेट एंड बिहेवियर है, मतलब ऑब्जेक्ट का नेचर एंड फंक्शनैलिटी, कुछ भी आप इसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट का जो भी गुण है और उसका जो भी काम है वो क्लास के अंदर हम लोग लिख देते हैं, क्लास के अंदर उस चीज़ को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तब जाकर उस क्लास का अगर कोई आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में वो सारा गुण चला जाता है। तो ये लाइन सब यही कह रहा है। तो आइए थोड़ा सा मैं इस चीज़ को पढ़ता हूँ। क्लास दैट डिफाइंस द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम कंपोनेंट नोन एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ही तो हम लोग क्लास बनाते हैं, लेकिन इतना तो क्लियर होना चाहिए कि पहले हम लोग क्लास बनाएंगे तभी ऑब्जेक्ट बन पाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, उसके लिए पहले हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं। तो क्लास बनाने के लिए सिंटेक्स क्या होना चाहिए? तो ये रहा सिंटेक्स, ठीक है। क्लास कीवर्ड आपको लगाना जरूरी है। उसके बाद क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। जो भी वैलिड आइडेंटिफायर होता है वही क्लास का नाम हो सकता है। कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, इसके अंदर आपको फील्ड्स डिक्लेयर करना है, फिर मेथड डिक्लेयर करना है, और फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देना है। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अगर सी प्लस प्लस आपने पढ़ा होगा तो लास्ट में यहाँ पे सेमी कोलन से टर्मिनेट करते हैं हम लोग क्लास को, लेकिन जावा में नहीं करते हैं। फील्ड डिक्लेरेशन क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, आप उसको मेंबर वेरिएबल भी बोल सकते हैं। मेथड डिक्लेरेशन का मतलब होता है फंक्शन, मेंबर फंक्शन। फंक्शन को जावा में मेथड करके पुकारा जाता है, ठीक है। तो क्लास का जो एक सिंटेक्स है मैंने वो आपको बता दिया। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल हो कैसे, मतलब एग्जाम्पल देखने में कैसा होगा। तो ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे क्लास कीवर्ड तो लगाना जरूरी है। क्लास एक कीवर्ड है तो हमेशा स्मॉल केस में ही लिखिएगा। यहाँ पे क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ जो दिया है वो है रेक्टेंगल। और इसका जो मेंबर वेरिएबल है दो है, ये दोनों मेंबर वेरिएबल हो गए एल और डब्लू। मान के चलिए, एज्यूम कीजिए एक रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के हम बना रहे हैं, तो इसका किसी भी रेक्टेंगल का एक लेंथ होता है, एक विड्थ होता है, ठीक है। लेंथ और विड्थ होता है। तो दो चीज चाहिए हमें, लेंथ और विड्थ, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना हो तो दो वेरिएबल मैंने ले लिया एल डब्लू, एल में लेंथ और डब्लू में विड्थ। एक यहाँ पे मेंबर फंक्शन बनाया गया, ये जो है मेंबर फंक्शन जिसका नाम है गेट डाटा। इसमें दो आर्गुमेंट है, मतलब x और y आपको पास करना पड़ेगा। x का वैल्यू l में चला जा रहा है और y का वैल्यू w में चला जा रहा है। बस इतना ही काम कर रहा है गेट डाटा। जो दूसरा मेंबर फंक्शन है जिसका नाम है रेक्ट एरिया, ये एरिया कैलकुलेट करके और बस रिटर्न कर दे रहा है। एरिया कैलकुलेट करने तो सबको आता ही होगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, l इंटू विड्थ, मतलब लेंथ इंटू विड्थ। और उसके बाद क्लास को यहाँ क्लोज कर दिया गया। बस यही एक छोटा सा हो गया क्लास। तो आपने ये क्लास बनाया, ठीक है। तो ये कहलाएगा क्लास का स्टेट और ये कहलाएगा क्लास का बिहेवियर। मतलब कि जो फंक्शन होता है वो बिहेवियर माना जाता है, फंक्शन को ही हम लोग मेथड बोलते हैं। और जो क्लास का जो मेंबर वेरिएबल होता है उसे आप प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, स्टेट बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, बहुत तरह के नाम से उसको पुकारा जाता है, ठीक है। तो एक क्लास को मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। अब जब बात हो गई क्लास की, तो इसके बाद क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है उस चीज़ को समझ लेते हैं।
ऑब्जेक्ट दो स्टेप में बनता है। पहला स्टेप है ऑब्जेक्ट को आप डिक्लेयर कीजिएगा। तो डिक्लेयर ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन के लिए अब क्लास का नाम लिखना होगा और एक ऑब्जेक्ट का नाम दे देना होगा, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दीजिएगा। तो इतना करने से क्या होगा कि आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, इसका नाम हो गया rect1। ये एक तरह का रेफरेंस वेरिएबल ही अभी बना है। जैसे ये दूसरा वाला स्टेप आप पूरा करते हैं तो देखिए इसमें न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है। न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग जावा में। तो यहाँ पे rect1 इसी वेरिएबल का यूज किया गया है और न्यू कीवर्ड लगाकर यहाँ पे एक तरह से कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर रहे हैं हम लोग, मतलब क्लास के नाम के आगे पैरेंथेसिस लगा हुआ है। ये कंस्ट्रक्टर की पहचान है। कंस्ट्रक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखिएगा, तब जाकर एक ऑब्जेक्ट बनेगा। आपको पता होगा कि न्यू कीवर्ड क्या करता है। न्यू कीवर्ड एक मतलब एक तरह से वो मेमोरी एलोकेशन का काम करता है। मेमोरी एलोकेट कर देगा ऑब्जेक्ट का। ये हो गया एल और ये हो गया डब्लू, ठीक है। ये हो गया डब्लू, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल देगा इसमें। अब ये इसको पॉइंट करने लगा तो आप बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को अब rect1 नाम से आप पुकार सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट में कोई डाटा डालना होगा तो rect1 का इस्तेमाल करना होगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने का दो स्टेप मैंने बताया। तो ये जो पहला लाइन है ना, इस लाइन को बोलते हैं ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन। जब डिक्लेयर किया जाता है तो उस समय एक रेफरेंस वेरिएबल ही बनता है जिसमें वैल्यू के तौर पे कुछ नहीं होता है, नल रहता है। लेकिन जब दूसरा वाला लाइन आप अगर आप लिखते हैं न्यू ऑपरेटर लगाकर, तब इसमें एक एड्रेस मिल जाता है और ऑब्जेक्ट आपका बन जाता है। तो इस लाइन को बोलते हैं इंस्टांसिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने का जो क्रम होता है उसको इंस्टांसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंस्टांसिएशन वर्ड का इस्तेमाल करके कोई क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाइएगा कि ऑब्जेक्ट बनाने की ही बात हो रही है। यहाँ पे जो हम रेड कलर से घेरे हुए हैं, इसमें जो ये लाइन लिखा हुआ है ये 2 in 1 लाइन हो गया। मतलब ये दो लाइन का जो आप काम कर रहे हैं वो उस चीज को एक लाइन में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से लिखना होगा आपको। तो इसमें ऑब्जेक्ट डिक्लेयर भी कर हो जा रहा है और ऑब्जेक्ट बन भी जा रहा है, ठीक है। तो ये एक ही लाइन में इसी तरह से ही लिखा जाता है, लेकिन दो स्टेप में भी आप लिख सकते हैं। तो हम हर तरह से बता दिए आपको। अब आता है ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का तरीका। तो एकदम फिक्स्ड है कि ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमने जो क्लास बनाया था उस क्लास में जो भी मेंबर थे, अगर पूछा जाए कि मेंबर्स कौन कौन है, तो जो भी मेंबर वेरिएबल है वो भी मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर फंक्शन है वो भी मेंबर्स हैं। तो क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब डॉट ऑपरेटर हम क्लास के जो मेंबर वेरिएबल है उसके साथ भी यूज कर सकते हैं और क्लास के जो मेंबर फंक्शन है उसके साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे देखिए यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको rect1। ये तो आपका क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे फिर से बना देते हैं। ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट का अंदर का मेंबर वेरिएबल, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का नाम है rect1। अब इस तरह से बनाया था एकदम सिंपल वे में। अब इसमें अगर वैल्यू अगर डालना है, 10 वैल्यू यहाँ पे डाल रहे हैं। देखिए rect1 डॉट ऑपरेटर l और 10 लिख दिए तो इसमें 10 चला गया। यहाँ पे rect1 और w का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब विड्थ में 20 चला गया। तो इस तरह से करके हमने क्या किया, वैल्यू को असाइन कर लिया। तो जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेंबर वेरिएबल है उसको एक्सेस करके आप वैल्यू डाल भी सकते हैं, वैल्यू निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू डालने के लिए हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ मेंबर वेरिएबल का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन आप इस फंक्शन के थ्रू भी वैल्यू डाल सकते हैं। याद कीजिए ऊपर वाला जो प्रोग्राम था उसमें हमें गेट डाटा, ये एक फंक्शन बना हुआ था जिसको दो वैल्यू चाहिए। तो इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं, गेट डाटा। तो इसको भी कॉल करने के लिए rect1 ऑब्जेक्ट का नाम चाहिए और डॉट ऑपरेटर लगाना होगा
और फिर आपको जो भी मेंबर फंक्शन है उसका नाम लिखिए और जो उसको आर्गुमेंट के तौर पे 2 वैल्यू चाहिए 2 वैल्यू दे दीजिए। तो ये वाला लाइन को अगर यूज करते हैं तो भी इस तरह का वैल्यू डाल देगा वो। तो चाहे आप इसका इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। चलिए, अब उसका मान लीजिए कि अब इसका एरिया निकालना चाहते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, तो रेक्ट एरिया फंक्शन को आप कॉल कर लीजिए। तो आपको पता है रेक्ट एरिया फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो रेक्ट एरिया फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के सहारे, तो ये आपके लिए रिटर्न कर देगा एरिया, जो कि ए वेरिएबल में चला जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा ताकि जो रिटर्न आए उसके लिए एक वेरिएबल का अरेंजमेंट आप कर दें। अब आप इस ए को प्रिंट कर लीजिए तो एरिया आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी मेंबर्स हैं क्लास के उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी अभी जो आपको क्लास ये जो ऊपर हमने पढ़ाया, तो यहाँ पे ऊपर में एक तरह से हम फिर से आते हैं। यहाँ पे ये जो प्रोग्राम था ये केवल क्लास था, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं था, जस्ट हम क्लास बनाए थे और ये यहाँ पे कोड लिखे हुए थे उसको एक्सेस करने का, ठीक है। लेकिन एक प्रोग्राम अगर देखें तो किस तरह से होगा, तो आपके लिए यहाँ पे हम प्रोग्राम लिख दिए हैं, ठीक है। प्रोग्राम का एक तरह से नोट्स का ही हमने यहाँ पे फोटो लगा दिया है। बस ऊपर में इंपोर्ट एक स्टेटमेंट छूटा हुआ है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स। अब ये प्रोग्राम रन कराइएगा तो रन कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल क्लास बना हुआ है, यहाँ तक जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा क्लास देखने को मिल रहा है, इस क्लास का नाम है एरिया, ठीक है। और इस क्लास के अंदर आपको एक मेन फंक्शन दिख रहा होगा जो कि जरूरी है। यहाँ पे मेन फंक्शन भी किसी न किसी क्लास के अंदर रहता है, तो ये मेन फंक्शन ये एरिया क्लास के अंदर है। अब मेन फंक्शन के अंदर आप देख रहे होंगे 2 वेरिएबल बनाया गया है, और 2 वेरिएबल बनाया गया है ताकि 2 रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट का वो एरिया रखे। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, 2 ऑब्जेक्ट है, एक का नाम है रेक्ट1, एक का नाम है रेक्ट2। 2 ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो कुछ लिखना चाहिए वो सब लिख दिया गया है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रेक्ट1 और जो है उसमें लेंथ और विड्थ को इस तरह से डाल दिया गया है डायरेक्ट मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करके, ठीक है। हम देख रहे होंगे, और उसको कैलकुलेट, उसका जो एरिया है कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जा रहा है, डायरेक्टली मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करके कैलकुलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि आप बिना मेंबर फंक्शन के यूज करके भी आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं मेंबर वेरिएबल को। अगर आप चाहें तो मेंबर फंक्शन के यूज करके आप काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेक्ट2 के लिए, जो रेक्ट2 ऑब्जेक्ट है उसके लिए बस मेंबर फंक्शन का यूज करके डाटा डाला जा रहा है और मेंबर फंक्शन के यूज करके एरिया को कैलकुलेट किया जा रहा है। तो मेंबर फंक्शन का यूज करके काम कीजिएगा तो कोड काफ़ी छोटा दिखेगा, और फिर ये दोनों को प्रिंट कर दिया जा रहा है। तो दोनों तरीका आपको बता दिया गया है, लेकिन ध्यान रहे अभी हम किसी तरह का एक्सेस स्पेसिफायर नहीं पढ़ा रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का कंसेप्ट हम आगे दे देंगे। यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है मान के चलिए सब पब्लिक है, मेंबर वेरिएबल जो भी है वो पब्लिक है, इसी के लिए आप आसानी से ऑब्जेक्ट के सहारे आप एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर वो प्राइवेट रहता मेंबर वेरिएबल तो आप ऑब्जेक्ट के सहारे एक्सेस नहीं कर पाते। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा प्रोग्राम को भी समझें, क्योंकि प्रोग्राम पूरा का पूरा आ जाता है बिल्ट्रॉन के, जो भी अगर प्रोग्रामर का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप तो उसमें देखिएगा पूरा प्रोग्राम ही दे देता है, बोलता है इसका आउटपुट क्या है। तो प्रोग्राम को भी थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करने आना चाहिए आपको, प्रोग्राम को लिखने समझने आना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।